नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यह मेरा प्रथम प्रयास है YouTube के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने का, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन मुझे समय समय पर मिलता रहेगा और आप लोग मुझे मेरी त्रुटियों, मेरी कमियों को ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएंगे, जिससे कि मैं नित नए उसमें सुधार कर सकूं और आपको नए नए कंटेंट्स विश्व परिदृश्य पर लाकर दिखाने का प्रयास करूं। आज मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोच रहा था और फिर सोचा क्यों न एक बार जो मेरा सोच है कि अमेरिकी पॉलिसी, अमेरिकी नीतियां भारत के संदर्भ में कैसे रही हैं, क्या रही हैं, और ये बहुत जगह लिखित नहीं है, बहुत कुछ समाचार के माध्यम से देखा हुआ और अपना स्वयं का विचार भी हो सकता है यह यथार्थ से अलग हो, लेकिन ये मेरी पूरी सोच को जाहिर करती है। मैं अमेरिकी पॉलिसी और भारत को 3 समयबद्ध तरीके से बांटना चाहता हूँ। पहला जो रहेगा वो आज़ादी से लेकर 1971 तक का, दूसरा रहेगा 1971 से सन 2000 तक का, और तीसरा रहेगा सन 2001 से लेकर अब तक का। कैसे कैसे परिस्थितियां चेंज हुई हैं, कैसी कैसी सोच अमेरिकन नेताओं में रही हैं भारत के प्रति। तो सबसे पहले मैं आज़ादी से लेके 1971 तक की बातें करता हूँ आपके पास, बहुत संक्षेप में बताऊँगा। सबको मालूम है कि आज़ादी के बाद भारत एक बहुत ही गरीब राष्ट्र था। गरीब इन सेंस कि हमारे पास लघु उद्योग नहीं थे, किसी भी प्रकार के हैवी उद्योग भी नहीं थे, पावर की कमी थी। हर कुछ, यहाँ तक मैं बता सकूँ 90% से ऊपर जनता कृषि पर ही आधारित थी। पूरा कार्य कृषि के ऊपर ही निर्भर था। हमारा हर कुछ कृषि था। कमोबेश आज भी हर कुछ हमारा कृषि ही है। मूलतः उस समय हम गरीब ही थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े नहरें, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैं बात करूं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, जो भिलाई स्टील प्लांट हो गया, राउरकेला का स्टील प्लांट हो गया, ये सब पूरे नेहरू जी की ही देन थी, जो इतने बड़े पैमाने पर वो सोचे कि हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम आगे अपनी सोच को बढ़ा नहीं सकते। और उसी समय भारत को यह तय करना पड़ा कि वह किस दिशा में जाएगा, क्या समाजवाद की तरफ जाएगा या पूंजीवाद की तरफ जाएगा। भारत की परिस्थिति दोनों ही प्रकार से नहीं थी कि वो किस तरफ जाए, और इसको मैं उस समय के तत्कालीन जो भी राजनेताओं थे उनकी दूरदृष्टि ही कहूँगा कि हमने बीच का मार्ग अपनाया, और हमने दोनों को ही अपनाया, जिससे कि निजी संस्थान भी तरक्की करें और साथ ही साथ सहभागिता के तौर पर सरकारी संस्थानें भी उन्नति करें। अमेरिका की अगर मैं बात करूं आज़ादी के बाद, वो हमेशा से भारत और अन्य एशियाई जो कंट्री थी उनके प्रति उनका रवैया हमेशा एक डोमिनेशन का ही रहा है। वो हमेशा ये चाहते थे कि हम किसी भी तरह से जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े कंट्री हैं, उनको डोमिनेट करें और उसको अपने पक्ष में लाएं। और यही रीज़न था कि अमेरिका ने हमें, अगर मैं सीधा सीधा बात करूं 1971 तक, किसी भी प्रकार का हमें मदद उसने नहीं किया, चाहे वो हैवी मशीनरी का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे मेडिसिन का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, इवन दो किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, अमेरिका ने हमें किसी भी प्रकार का मदद नहीं किया। यहाँ तक कि एक PL 480 के तहत हमको जो उन्होंने गेहूँ UN के माध्यम से, यूनाइटेड नेशन के माध्यम से जो हमें उन्होंने सप्लाई किया, वो भी बहुत ही घटिया और निम्न क्वालिटी का गेहूँ था।
और जिसके माध्यम से अमेरिका ने भारत में गाजर घास, जो कि कृषि के लिए एक अभिशाप है, गाजर घास हमें तोहफे में दिया, जो हम आज तक भुगत रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरे कृषि भाई जानते होंगे, कृषक भाई जानते होंगे गाजर घास होती क्या है। पसीने बहुत आ रहे हैं, पावर नहीं है, इन्वर्टर से चल रहा है, बनारस की गर्मी है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर मैं 1971 तक की बात कहूँ तो भारत के संबंध अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से अच्छे नहीं थे। हमेशा भारत को एक तीसरी दुनिया की नज़र से देखा जाता था। कुछ मामले में मैं ये कहूँ कि पूरा वेस्ट हो चाहे यूएसए हो, पाकिस्तान को भारत से अच्छी तरजीह देता था। हर मामले में पाकिस्तान को, चाहे वेस्ट की मैं बात करूं चाहे यूएस की मैं बात करूं, पाकिस्तान को वो हमेशा भारत से ज़्यादा महत्व देता था। उसके कई कारण थे। सबसे पहला तो एक ये कारण था कि जो पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति है, जहाँ से रशिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, भारत, ईरान, इराक जो भी हो, वहाँ पर बैठकर सबको अच्छी तरह से सबका अवलोकन किया जा सकता है और अपनी रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं। यही रीज़न था कि पाकिस्तान में हमेशा अमेरिका का प्रभुत्व रहा है, चाहे वह सरकार किसी की भी हो, किसी की भी सरकार हो। पाकिस्तान हमेशा से ही आप ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही अमेरिका का पक्षधर रहा है और अमेरिका भी हमेशा से ही पाकिस्तान का ही पक्षधर रहा है। आतंकवाद या और सब प्रकार की चीज़ें अमेरिका के लिए गौण हैं, सेकेंडरी हैं। जितने भी प्रकार के आतंकवाद आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सब में कहीं ना कहीं से अमेरिका जरूर इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं से अमेरिका जरूर इन्वॉल्व है। हर देश में जहां भी अशांति हो रही है, कुछ पता नहीं क्या कारण है, लेकिन हर जगह अमेरिका जरूर इन्वॉल्व है। जबकि अमेरिका का अगर आप संविधान पढ़ें, संविधान की सोच के हिसाब से जाएं, तो अमेरिका जैसा निष्पक्ष, साफ सुथरा, एकदम क्लियर स्टेटमेंट वाला संविधान किसी भी देश का नहीं है। वास्तव में अगर लोकतंत्र अगर कहीं है, जैसा लिखा हुआ है संविधान के अनुसार, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही है। लेकिन अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, ये सिर्फ ट्रंप की ही बात नहीं है, शुरू से ही है रहा है अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। वो तो बीच में थोड़ा सा एक समय चेंज हो गया था, जिसके चलते यह बातें थोड़ी हट गई थी, जिसको ट्रंप ने कैश किया। बाकी अमेरिकन फर्स्ट नीति तो हमेशा ही रही है। तो सन 1971 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं, यह बहुत अच्छी वाली कोई बात नहीं थी। हालांकि उस दरमियान श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कई प्रयास किए कि अमेरिका से संबंध सुधरे, लेकिन नहीं सुधर पाए। अब मैं बात करता हूं 1971 से सन 2000 तक की बातें। 1971 से सन 2000 तक में बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन हुए। सबसे पहला जो परिवर्तन था, अगर मैं उसको मानूं, तो 74 का पोखरण विस्फोट, जो भारत के लिए बहुत जरूरी था। लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं देते थे। एक पिछड़ा देश, गरीब देश, यह सोचकर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देते थे। लेकिन 1974 का पोखरण हमें बहुत कुछ सिखाया। अगर सही बात कहूं तो 1974 के पोखरण के बाद ही भारत का एक दूसरा जन्म हुआ है, मैं कह सकता हूं। भारत का अगर दूसरा जन्म हुआ है तो वो 1974 के बाद ही, पोखरण विस्फोट के बाद। गरीबी के हालात में रहते हुए भी तमाम प्रकार के प्रतिबंध हमने झेले और उसको अच्छी तरह पार किए। पोखरण के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भी करीब मेरे ख्याल से 3 बार के आसपास अमेरिका की विजिट की।
उनके बाद राजीव गांधी भी अमेरिका के विजिट किए, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रयास हमारी विदेश नीति में या भारत या अमेरिका की सोच भारत के प्रति किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं बात करूं 1992-93 के बाद से, जब नरसिम्हा राव की सरकार आई, भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, और वैसे पूरी वर्ल्ड वाइड वो चल रहा था, उस मॉनेटरी कंडीशन पूरे वर्ल्ड वाइड श्रिंक हो रहे थे, सब कमज़ोर होते जा रहे थे। एक नए विश्व व्यापार की ज़रूरत पड़ने की सोची जा रही थी। उसी समय जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड, जिसको हम गैट बोलते हैं, डंकल प्रस्ताव जो आर्थर डंकल साहब ने लेकर आया, तमाम प्रकार के कृषि बीज के ऊपर पेटेंट करने वाली बात चली, जिससे कि हम पेटेंट किए हुए कृषि बीज का उपयोग करें और पूरे के पूरे नए बीज के लिए हम अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड रहें। हम बीज नया बना न पाए, भारत ने उस पर कभी साइन नहीं किया। लेकिन उसके बाद नरसिम्हा राव के इस समय में ही जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई, उस समय हमारे वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह जी। जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत तमाम प्रकार की छूट दी गई, तमाम प्रकार की विदेशी कंपनियां भारत आईं, और वाकई वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक रामबाण सिद्ध हुआ। और उस लिबरलाइजेशन के दौर में सन 92-93 से लेकर सन 2000 तक कई सारी अमेरिकन कंपनियां, कई सारी यूरोपियन कंपनियां भारत में आई और अपने व्यापार किए, और हम बहुत ही जल्द धीरे 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 एक अच्छी अर्थव्यवस्था के समय पहुंच गए। हालांकि उस दरमियान भी, अगर मैं 74 के बाद की बात करूं, उस दरमियान भी कुछ कंपनियां भारत से बाहर गईं नहीं, जिनको हटाया गया, सिंपली शब्दों में बोल सकते हैं। जैसे कि एक कोको कोला थी और दूसरी IBM। इनको भारत से हटाया ही गया था एक प्रकार से। अब मैं बात करूं 1998, फिर से एक परमाणु विस्फोट, जो भी बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान मान नहीं रहा था, हमेशा किसी न किसी प्रकार से वो हमको परेशान करता था। अमेरिका और वेस्ट का पूरा सपोर्ट, हजारों सबूत देने के बावजूद भी भारतीय डोजियर को न मानना पाकिस्तान की नीयत थी, और अमेरिका हमेशा उसको सपोर्ट करता, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, आप जो भी बोले। चीन तो था ही, वीटो हमारे पास था नहीं। तो जिसके चलते हमारा 1998 का पोखरण विस्फोट बहुत ही निहायत ज़रूरी था। कई प्रकार के सैंक्शंस हमने देखे, वो तो हमें याद भी है, कई प्रकार के सैंक्शंस हमने देखे, लेकिन बहुत अच्छी तरह हम उससे उबर गए। और वही एक समय था जब अमेरिका ने रशिया से क्रायोजेनिक इंजन लेने के लिए मना कर दिया, तो हमने खुद का, स्वयं का क्रायोजेनिक इंजन बनाया और बहुत ही सफलतापूर्वक उसको लॉन्च किया। और आज हमारा क्रायोजेनिक इंजन वर्ल्ड में नंबर 1 है, वर्ल्ड में अपनी एक अहमियत रखता है, और सबसे सस्ते इंजन से। अब मैं सीधा बात करता हूँ सन 2000 के बाद की बात। मैं यहाँ ये बताने की सिर्फ यह कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका के पीछे हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगना है। अमेरिका हमारा या किसी दुनिया का माई बाप नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आपको घरेलू बाजार में, घरेलू में, अपने गृह में आपको मजबूत होना है। अगर आप स्वयं में मजबूत हो तो अमेरिका जैसा देश कुछ नहीं कर सकता सैंक्शंस के अलावा। आज देख रहे हैं हर कंट्री में कहीं ना कहीं अमेरिका का हस्तक्षेप है ही। अब मैं सन 2000 से अब तक की अगर बात करूं, तो सन 2000 के बाद भी
भारत के संबंध अमेरिका से देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छे रहे। हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट्स कार्य इस समय हुए, तमाम प्रकार के उद्योग धंधे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी क्रांतियाँ हुई, जो अमेरिका के सिलिकॉन सिटीज़ में जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऑफिसेस हैं, सबकी मेरे ख्याल से एक एक ऑफिस हिंदुस्तान में भी होगी। बहुत डेवलप किया। कई प्रकार के मिलिट्री के इक्विपमेंट्स भी हमको अमेरिका की तरफ से मिले। हालांकि मिलिट्री की तरफ से जो अमेरिका की तरफ से हमें जो इक्विपमेंट्स मिले वो मालवाहक के तौर पे ही थे। हमने जेट्स वगैरह अमेरिका से नहीं लिए जो लड़ाई में डायरेक्ट यूज़ होते हों, लेकिन हमने मालवाहक जो कैरियर्स होते हैं, मालवाहक जो हवाई जहाज़ होते हैं, वही सब हमने लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है स्पेयर पार्ट्स को लेके, उसके मेंटेनेंस को लेके। तो अमेरिका के ऊपर हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। रसिया हमारा बहुत ही अच्छा पार्टनर है। पार्टनर नहीं बोल सकता, रसिया को पार्टनर बोलना मेरे हिसाब से वह ठीक नहीं है, क्योंकि रसिया हमारा ऐसे समय में सहयोग किया है जिस समय अपना ही कोई सहायता करता है। 1971 अमेरिका तो हमारे ऊपर परमाणु हमला कर ही चुका होता अगर रसिया ना पहुंचा होता। तो रसिया को हम नहीं भूल सकते। हमें मालूम है कि रसिया के जो फाइटर्स जेट हैं, रसिया के और भी जो हथियार हैं, अमेरिकन हथियार से गुणवत्ता की तुलना में थोड़े कम जरूर हैं। 19-20 का फ़र्क है, थोड़े कम जरूर हैं, लेकिन फिर भी हम रसिया से सामान इसलिए लेते हैं कि समय पर हम उसमें सुधार कर सकते हैं, समय पर अपनी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हम कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, हम उसको बेच सकते हैं पार्टनरशिप के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें समय पे हम धोखा रसिया से नहीं खा सकते। रसिया हमारे लिए एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, भारत में सत्ता जो भी रहे और रशिया में भी सत्ता जिसकी भी रहे, लेकिन रसिया और भारत को एक दूसरे से अलग विचारधारा के तौर पे नहीं देखा जा सकता जहाँ तक भारतीय हित और रशियन हित का संबंध है। तो रशिया से हम ज़रूर अपने आज की भी तारीख में 65 से 70% हमारे जितने भी हथियार हैं हम रशियन लेते हैं। इसका पीछे रीज़न यही है कि हम समय पे धोखा नहीं खाएंगे। अमेरिकी हथियार लेना बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। अमेरिका पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज जो भी हुआ, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी हुआ पाकिस्तान में, वहाँ के परमाणु ठिकानों पर भारत हमला कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो परमाणु ठिकाने पाकिस्तान के नहीं हैं, वे परमाणु ठिकाने पूरे के पूरे अमेरिकन्स के हैं। पूरी अमेरिका की निगरानी में वे पूरे परमाणु ठिकाने रखे हुए हैं। आज पर्टिकुलर उतने क्षेत्र में पूरे के पूरे अमेरिकन कानून चलता है। किसी भी पाकिस्तानी को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर जा सके। एक प्रकार से देखा जाए तो परमाणु बम के चलते पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेंटी गिरवी रख दी है अमेरिका के प्रति। और यही रीज़न है कि अचानक से जो हमारे ताल्लुकात अमेरिका और भारत के जो बदले हैं, अचानक से जो बदले हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हमारी पहुंच उनके परमाणु ठिकाने तक हो गई, जो वास्तव में अमेरिकन्स हैं, पाकिस्तानी नहीं है। अब तो मुझे ये भी डाउट होता है कि क्या पाकिस्तान ने वाकई परमाणु बम बनाया है। बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया होता तो अमेरिकन्स को वहाँ जाने की ज़रूरत न थी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहूँगा कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करना किसी भी प्रकार से वाजिब नहीं है, तर्क संगत नहीं है। अमेरिका से सिर्फ हम अपने व्यापार जितना बढ़ा सकें बढ़ाएं। व्यापार में जैसी भी प्रतिद्वंद्विता हो वो हम देखेंगे,
लेकिन जहाँ तक सामरिक शक्तियों वाली बात है, सामरिक शक्ति के मामले में हम अमेरिका से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रख सकते कि वह हमें समय पर सहयोग करेगा। आज की तारीख में अमेरिका एकदम पलट चुका है। मुझे पूरा अच्छे से लगता है आज का माहौल मैं जो देखूं और आज के 30 साल पहले के अमेरिकन के थॉट को देखूं, सन में 85 से 95 की बात कर रहा हूं, सेम वही का वही है। सेम पूरा का पूरा पाकिस्तान के प्रति उनका झुकना, और सिर्फ यही है कि किस तरह भारत के प्रति, चीन के प्रति, रशिया के प्रति और पाकिस्तान के इर्द गिर्द रहने वाले कंट्रियों के प्रति अमेरिका कैसे उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। इसीलिए अमेरिका से बहुत बहुत सावधान रहना है, जहाँ तक परमाणु हथियार से संबंधित हो और भारत के सामरिक शक्तियों से संबंधित हो। जय हिंद। अगर मेरे चैनल के थ्रू अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।